नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसके कोचिंग क्लासेस सेंद्रा में। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूं एक बार फिर से एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो आपके 16 तारीख को होने वाले एग्जाम में जरूर ही छपेंगे। ठीक है बच्चों, और करते हैं शुरुआत और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, ऑप्शनल। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? बहुजन समाज पार्टी, जिसे आप बीएसपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें ऑप्शन दे रखा, पहला ममता बनर्जी, दूसरा कांसीराम, तीसरा मुलायम सिंह यादव और चौथा है भजनलाल। ठीक है बच्चों, इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा कांसीराम। कांसीराम जी द्वारा 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। जबकि ममता बनर्जी जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये है टीएमसी की संस्थापक, तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक है। मुलायम सिंह जी यादव है जो है सपा, समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी से संबंधित उसके संस्थापक हैं। और भजनलाल जी जो देख रहे हैं, जो वर्तमान में भजनलाल शर्मा के नाम से राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जब महात्मा गांधी जी भारत के अंदर रह रहे थे, यहाँ से वकालत करी, उसके बाद में वो वकालत का काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद में वहाँ पर उनके साथ में जो रंगभेद के कारण उनको प्रताड़ित किया गया था, तो वहाँ पर उन्होंने रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। और जब वो वापस भारत आए थे, उस समय की बात कर रहे हैं, वो आए थे जनवरी 1915। उनका जो सही दिनांक है वो है 9 जनवरी 1915 को। 1915 को अपोलो बंदरगाह, ठीक है बच्चों, अपोलो बंदरगाह है मुंबई में, ठीक है, वहां पर वो दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। ठीक है बच्चों, और इसीलिए एक ध्यान रखना, 9 जनवरी को इसी वजह से है जो भारतीयों का है भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तारीख को, इसी दिनांक को जो चिरस्थायी करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन से परिणाम देखने को मिले? पता है बच्चों, युद्ध हमेशा विनाश ही लेके आता है, उसके परिणाम हमेशा भयानक हुआ करते हैं। अभी वर्तमान में आप देख रहे हो जो रूस और यूक्रेन, हमास और इजराइल के बीच में चल रहा है, उसके परिणाम आप टीवी वगैरह में भी देखते रहते हो। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में परिणाम क्या थे उसके, देखो, पहला था बेरोजगारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। ठीक से बच्चों, युद्ध के समय केवल युद्ध की जो विभिषा होती है वही देखी जाती है, उत्पादकता पूरी बंद और लोग हैं जो बेरोजगार हो जाते हैं। यह भी इसका ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है औरतें घरों से बाहर निकलकर काम करने लगी, क्योंकि जो भी पुरुष थे वो सेना में भर्ती हो गए, युद्ध के लिए फ्रंट में लड़ने के लिए गए हुए थे, और पीछे जो गोला बारूद, जो एम्यूनेशन की कमी हो रही थी, तो जो फैक्ट्रीज के अंदर है जो मजदूरों की जरूरत पड़ी, तो महिलाएं घर का काम छोड़ के फैक्ट्री में काम करने लगी। इसका ये ऑप्शन भी सही है। अगला है अमेरिका कर्जदार की जगह कर्जदाता बन गया। ये ऑप्शन भी बच्चों सही है। इसका मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन से परिणाम देखने को मिले? बेरोजगारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई, औरतें घरों से बाहर निकलकर काम करने लगी, अमेरिका कर्जदार की जगह कर्जदाता बन गया। मतलब इसके तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग, भारत में जो सबसे अधिक रोजगार देने वाला कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, या कौन सा उद्योग है? जो ऑप्शन दे रखा, पहला है सीमेंट उद्योग, दूसरा कागज उद्योग, तीसरा सूती वस्त्र उद्योग और चौथा लौह इस्पात उद्योग। बच्चों, आपको पता है कि जब हमने व्यवसाय पढ़ रहे थे आप और हम, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के व्यवसाय थे, तो इसके अंदर जो रोजगार जो लोगों को मिलता है सबसे अधिक, वो मिलता है सूती वस्त्र उद्योग, जिसे प्राथमिक व्यवसाय के अंदर कृषि एवं सहायक क्रियाओं में, ठीक है, कृषि एवं सहायक क्रियाओं में इसको रखा जाता है। ठीक है बच्चों, और इसी के अंदर कृषि में ही क्या पैदा होती है? कपास। ठीक है, जैसे कपास पैदा हुई तो कपास से क्या सर्वाधिक कपास है, जो भारत में कपास की जो काली मिट्टी की अच्छी अवस्था है, कपास अच्छी पैदा होती है, इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग अधिक है। और इसमें जो लगभग भारत के
50 से 60% लोगों को यह क्षेत्र क्या प्रदान कर रहा है बच्चों? रोजगार प्रदान कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1912 में जे.एन. टाटा ने भारत में पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? ऑप्शन देखो बच्चों, अहमदाबाद, दूसरा बंबई, तीसरा जमशेदपुर और चौथा मद्रास। इसका सही उत्तर है जमशेदपुर। लेकिन बच्चों एक ध्यान रखना, अगर आप कहीं और पढ़ेंगे तो जो इसकी स्थापना हुई थी सर्वप्रथम हुई थी टिस्को के नाम से, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन के नाम से, और जमशेद जी द्वारा 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। जमशेद जी द्वारा एक शहर बसाया गया था जमशेदपुर, जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर है जो सर्वप्रथम 1911 में कच्चा लोहा, ठीक है बच्चों, कच्चा लोहा जिसे पिग आयरन भी बोला जाता है, कच्चा लोहे का उत्पादन किया गया। ठीक है बच्चों, उत्पादन शुरू कच्चे लोहे का। और 1912 में है जो इस्पात, ठीक है बच्चों, इस्पात यानी स्टील का उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है बच्चों, इसका जो सही पूरा उत्तर आपको बता दिया। एक बार पूछ लेगी अगर टिस्को की स्थापना, टिस्को की फुल फॉर्म भी बता दी है, स्थापना कब और किसके द्वारा कहां पर की गई थी, और इसमें जो 1912 में है जो इस्पात का उद्योग उत्पादन शुरू हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मतलब है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मतलब है देसी समाचार, ठीक है, समाचार अधिनियम, समाचार पत्र या पत्रिकाएं अधिनियम। ठीक है बच्चों, देसी भाषाओं में छपने वाले। ठीक है, जो इसको है जो लागू किया गया था सन 1878 ईस्वी में, और इसे लागू करने वाले थे वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है, और इसमें जो मुख्य बात थी बच्चों वो ये थी कि सभी मतलब सभी भाषा, यानी कि यहाँ पर हिंदी और देसी, सॉरी अंग्रेजी और देसी दोनों भाषा आ गई। ठीक है, अंग्रेजी व प्लस देसी भाषा। ठीक है, सभी भाषा अंग्रेजी व देसी भाषा में छपने वाले पत्र, पत्रिकाएं व समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। मतलब कि समाचार पत्र द्वारा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ या देशद्रोही के जो मुकदमा लगता था उनके खिलाफ में कुछ भी आप छाप नहीं सकते हो, अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजी सरकार के नियम कायदों के खिलाफ। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हो तो प्रथम बार तो आपको अंग्रेजी सरकार द्वारा चेतावनी दी जाएगी, और दूसरी बार है जो आपकी प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, और इसमें इस नियम को तोड़ने पर प्रथम बार में जो है आपको चेतावनी, ठीक है, और अगर यही कार्य दूसरी बार करते हो तो आपकी प्रेस को जब्त कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें यह होता था कि अंग्रेजों ने ऐसा कानून बना दिया कि उनके खिलाफ आप कोई भी सरकार के खिलाफ अनर्गल बात नहीं छाप सकते। अगर ऐसा करता पाया गया तो उस प्रेस को एक बार चेतावनी, जुर्माना, दूसरी बार में उसकी प्रेस को जब्त कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से एक अनवीकरणीय संसाधन है। संसाधन और विकास अपन बात में पढ़ रहे थे, इसमें जो ऑप्शन दे रहेगा अनवीकरणीय संसाधन। इससे पहले अपन बात करते हैं संसाधनों की नवीकरणीय और अनवीकरणीय। दो प्रकार के संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन जिनका है जो यूज करने के बाद में वापस तैयार हो जाते हैं, वापस बन जाते हैं, नवीन बन जाते हैं, और अनवीकरणीय उनका एक बार यूज करने के बाद उनका वापस उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, पहला है कपास, ठीक है बच्चों, दूसरा है ताप विद्युत,
और तीसरा है जंगल और अंत का है पशुधन। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ताप विद्युत। अनवीकरणीय संसाधन, अगर इसका उदाहरण की बात करें तो अनवीकरणीय के अंदर क्या आएगा, प्रथम आपको दिख रहा है ताप विद्युत, खनिज धातु, ठीक है बच्चों, पेट्रोलियम, ठीक है। इसके अलावा जो प्राकृतिक गैस जिसे एलपीजी बोलते हैं अपन, ठीक है, एलपीजी प्राकृतिक गैस, कोयला, ठीक है बच्चों, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। जबकि अगर नवीकरणीय संसाधन की बात करें अपन, ठीक है, नवीकरणीय जो संसाधन हैं उनकी अगर बात करें तो उसके अंदर आएगा बच्चों सभी प्राणी पादप, ठीक है, सभी प्राणी पादप, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली, ठीक है बच्चों, पवन ऊर्जा, ठीक है बच्चों, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी है जो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगी। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, खाली जगह वाला है, डैश दे रखा है, प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के बीच कब आरंभ हुई थी। पहला ऑप्शन दे रखा है 1863, दूसरा दे रखा है 1859, तीसरा 1857 और चौथा है 1853। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चा वो होगा 1853 में। 1853 में है जो भारत में एक बोरी बंदर करके जगह है, बोरी बंदर स्टेशन, ठीक है बच्चों, बोरी बंदर स्टेशन जो पड़ता है मुंबई में। उस समय तत्कालीन में क्या बोला जाता था उसको, मुंबई को पहले पुराना नाम उसका था बच्चों बम्बई, ठीक है, बम्बई, बम्बई का स्टेशन है, वहां से ठाणे या कई जगह आपको इसको ठाणे भी लिखा मिलता है, ठीक है बच्चों, ठाणे तक, ठीक है, इसकी जो परिसंचलन किया गया था और लगभग 35 किलोमीटर की इसने यात्रा तय करी थी। और उसमें जो वायसराय थे, कई बार पूछा जाता है, या गवर्नर जनरल वायसराय थे, ठीक है बच्चों, वो थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है बच्चों। देखते ये है श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस सामाजिक समूह का है, ठीक है बच्चों। ये प्रश्न भी श्रीलंका से संबंधित प्रश्न भी जो समुदाय और जातिवाद वाला जो सांप्रदायिकता का आ रहा था, ये है श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस सामाजिक समूह का है। इसका तो सही ऑप्शन होगा सिंहली, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों श्रीलंका का प्राचीन नाम जो हम अपने उपनिषद रामायण वगैरह पढ़ते हैं उसका नाम सिंहल द्वीप के नाम से वो वर्णित है, और जो वहाँ के निवासी है वो सिंहली कहलाते हैं, और जो वहाँ की भाषा है वो भी सिंहली है, ठीक है भाई, सिंहली भाषा है उनकी। और वहाँ पर जो सिंहली समुदाय भी है जो सर्वाधिक वहाँ पर पाया जाता है। जबकि उनके वहाँ पर जो मुख्य समस्या चल रही है वो है भारतीय मूल के तमिल और सिंहली लोगों के बीच में उनके जो दिक्कत चल रही है, ठीक है। अगला प्रश्न, सहकारी समितियां किस क्षेत्र का स्रोत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था बच्चों कि जो उद्योगों के लिए ऋण लेने के लिए या लोन लेने के लिए जो औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत बताए थे, उसी में से है जो ये प्रश्न बना है, सहकारी समितियां किस क्षेत्र का औपचारिक स्रोत है। सहकारी समितियां है बच्चों औपचारिक स्रोत का, ठीक है। औपचारिक जो स्रोत है उसके अंदर आपको पता है सहकारी समितियां हैं ही है, सहकारी समिति, बैंक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और अनौपचारिक स्रोत के अंदर बच्चों आपको पता, कल बताए थे, रिश्तेदार और जो महाजन, ठीक है बच्चों, रिश्तेदार, महाजन, बनिए, ठीक है, ये सभी है जो अपने ऋण लेने के लिए अनौपचारिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया। आपको पता है बच्चों भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंतर्गत जो केंद्र और जो राज्य सरकार है उनके बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए, उनके अधिकार क्षेत्रों को फिक्स करने के लिए, उनके अधिकारों को, उनके जो विधायी शक्तियां उनको बांटा गया है, अलग अलग संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 3। अब वो कैसे बच्चों, देखो जो शक्तियां उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहली है
संघ सूची अधिकार दिए गए अलग अलग, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। ठीक है बच्चों, अगर इसको ज्यादा डिटेल की बात करें तो इसमें लगभग 97 विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार है, कानून का अधिकार किसके पास है बच्चों? केंद्र सरकार के पास में। ठीक है बच्चों, केंद्र सरकार के पास ऐसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, राष्ट्र की देश की सुरक्षा, रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। जो राज्य सूची है उसके अंदर लगभग 66 विषय है जिनको जो स्थानीय महत्व के, स्थानीय महत्व मतलब राज्य से या राज्य की सीमा से उनसे जुड़े हैं। ठीक है, तो स्थानीय विषय हैं या स्थानीय महत्व है, उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है जो बच्चों किसको है? राज्य सरकारों को। ठीक है बच्चों, राज्य सरकार। उसके अलावा है समवर्ती सूची, ऐसे विषय जो केंद्र और राज्य उन विषयों पर दोनों सरकारें जो कानून बना सकती है। ठीक है, उनको कहा गया ऐसे विषय, उनके ऊपर जो कानून बनाए जाते हैं, ऐसे विषय जिस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों कानून बना सकते हैं। इसके अंदर क्या आएगा बच्चों? पुलिस, जनसंख्या नियंत्रण आदि ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जिन पर सरकार के है जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके जो कानून बना सकती है। देखते हैं अगला प्रश्न। जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था की बात किसने की थी? इससे पहले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था पूना पैक्ट 1932। ठीक है, उसमें अंबेडकर जी जो दलितों के लिए अलग आरक्षण की बात कर रहे थे और फिर उनके बीच में गांधी जी उससे नाराज हो गए थे। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने है जो शुरू से ही अंबेडकर जी, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर अंबेडकर जी ने शुरू से ही भेदभाव मुक्त समाज की बात करी है। ठीक है बच्चों, और इसमें बाल गंगाधर तिलक दिख रहा है, ये है जो आपने पता होगा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था। और इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया था 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी और इनके साथ में थी एनी बेसेंट। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न भी आपके है जो सिलेबस में है। एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भी बता चुके हैं आपको, भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। और मोतीलाल जी नेहरू, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना। इसमें पहला प्रश्न है, उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कहाँ स्थापित की गई थी? उत्तरी भारत में एल्गिन मिल है जो 1860 के दशक में कानपुर उत्तर प्रदेश में है जो इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में हमें पेनी चेक बुक बेचने वाले को क्या कहते हैं? इंग्लैंड में जो सीलिंग श्रृंखला स्टार्ट हुई थी उसके बाद में छोटी जो गुटका पुस्तकें बोलते हैं, गुटका जिसे छोटा रूप होता है उसे चेक बुक्स बोला जाता है। पेनी एक सिंगल पेनी में बिकती थी, उसे उन जो चीजें बेचते थे इन किताबों को, उनका नाम था बच्चों चैपमैन। जिनके द्वारा ये किताबें बेची जाती थी उन्हें चैपमैन कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व के लगभग देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, मतलब WTO के सदस्य कितने हैं? अगर आपके सिलेबस के हिसाब से जो किताब में दे रखा है 160 देश हैं, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में है जो बच्चों 164 देश, ठीक है, इसके सदस्य हैं। ठीक है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन 1994 में स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में देश का पहला जूट मिल कब प्रारंभ हुआ था? इससे पहले वाली क्लास में भी अपन ने पढ़ा था बच्चों कि जो जूट मिल है, जूट जिसे बोला जाता है गोल्डन फाइबर, इसकी स्थापना हुई थी 1855 में कलकत्ता में। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना करने वाले थे सेठ हुकुमचंद
जैन, ठीक है बच्चों। और जूट है जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से बोला जाता है, ध्यान रखना आप, गोल्डन फाइबर या फिर सुनहरा रेशा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है और एवं इसके गंभीर खतरे के क्या कारण है? आपको पता है बच्चों, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव अधिनियम है जो 1972 में सरकार द्वारा लाया गया था, और इसी के तहत 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और जो बाघ है भारत के, जो इसको राष्ट्रीय पशु का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, और इसी में जो बक्सा है, बक्सा टाइगर रिजर्व है जो बच्चों है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर जो बाघ है उनके प्राकृतिक आवास को बहुत ही अधिक खतरा पहुंच रहा है, जिसकी वजह से उनकी संख्या धीरे धीरे लगातार कम होती जा रही है। और बंगाल को वैसे भी अपन रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, और इसका जो मुख्य कारण है वो है पश्चिम बंगाल के अंदर जो ये बक्सा टाइगर रिजर्व है वहां पर डोलामाइट नामक एक खनिज है वो पाया जाता है, और उसका उत्खनन हो रहा है। उसका जो है खनिज का खनन के कारण है जो बहुत बड़े वन क्षेत्र को वहां से साफ कर दिया गया, जिससे उनके प्राकृतिक आवास को है जो उनको खतरा पहुंच रहा है। बाघों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जो ये डोलामाइट खनिज है बच्चों, इसके बारे में बता दूं मैं आपको, डोलामाइट का उपयोग है जो इस्पात बनाने के लिए बनाने में इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। और यह जो लोहे की जो है जो कठोरता उसकी थोड़ा कम करता है। इसके अलावा है जो चूना पत्थर की जगह सीमेंट उद्योग में इसको आजकल बहुत ज़्यादा काम में ले रहे हैं, ठीक है। सीमेंट उद्योग में उपयोग लिया जाता है, ठीक है बच्चों। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, और जो वहाँ के जो बाघ है उनको है डोलामाइट खनिज के खनन के कारण उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। ये इसके प्रमुख गंभीर खतरे, अगर ऐसे धीरे धीरे समाप्त होते रहे तो आने वाली पीढ़ी बाघों को नहीं देख पाएगी। अगला प्रश्न, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 2 मानवीय कारक, ठीक है बच्चों। कोई भी उद्योग है या कोई कारखाने हैं, उनकी जो स्थिति है वो कहाँ पर लगाए जाते हैं? अगर आप और मैं भी उद्योगपति होते तो अगर उद्योग शुरू करना होता तो क्या देखते बच्चों? सस्ता श्रम, पूंजी, जल, व्यापार, जो आपके पास में परिवहन है, संचार है, सरकार की नीतियां वगैरह है जो आसानी से उपलब्ध हो सके, वहीं पर अपन उद्योग लगाते हैं, ठीक है। जो औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 2 मानवीय कारक होंगे, तो अगर प्राकृतिक कारण और दूसरे कारण की बात करें, मैंने बता दी, और मानवीय कारण के अंदर होगा बच्चों पहला पूंजी मानव द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है बच्चों। और दूसरा श्रम, अगर सस्ता श्रम अगर प्राप्त नहीं होगा तो उद्योगपति को लाभ नहीं होगा। और तीसरा अगर इसी की बात करें इसी में, तो सरकारी नीतियां भी इसके अंतर्गत आती है। और अगर संपूर्ण बात करें पूरे की, तो उसके अंदर आता है औद्योगिक अवस्थिति, मतलब कोई भी उद्योग लगाने के लिए क्या चीजें जरूरी है? पूंजी, सस्ता श्रम, जल की उपलब्धता, ठीक है बच्चों। और उसके अलावा परिवहन, संचार और निकट बाजार की उपलब्धता। और सबसे जरूरी है कच्चा माल, ठीक है। कच्चा माल जहां होगा उसी के नज़दीक ही उद्योग लगाए जाते हैं। जैसे अगर जमशेदजी टाटा की बात करें तो उन्होंने झारखंड में है जो वहाँ पर से लोह उद्योग भी मिल रहा है, पास से ही खनिज भी है और पास ही नदियाँ बहती है। इसी वजह से उन्होंने वहाँ पर है जो जल उपलब्धता, कच्चा माल और बाजार की नज़दीकता के कारण ही वहाँ पर उन्होंने अपना संयंत्र लगाया था। अगला प्रश्न है बच्चों,
विरोध तथा संतुलन से क्या अर्थ है? विरोध और संतुलन से अर्थ है बच्चों, विरोध और संतुलन सामान्य भाषा में अगर बात करें तो किसी भी चीज को रोकना या कोई कार्य चल रहा उसमें गति अवरोधक उत्पन्न करना वो कहलाता है विरोध। और संतुलन क्या किसी दो विषय या किसी दो समान जो बिंदु होते हैं, कोई विचार होते हैं, उनमें समान स्तर पर रखकर उसकी बात करना। तो अगर विरोध की बात करें तो विरोध होता है किसी भी क्रिया या प्रक्रिया में अवरोधक या बाधा उत्पन्न करना, यह होता है विरोध। अगर संतुलन की बात करें तो बच्चों होगा किसी भी दो विषय या दो बिंदु, किसी भी दो विषय, विचार या बिंदु को समान स्तर पर रखना, बैलेंस जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है बैलेंस, ठीक है, रखना कहते हैं, ठीक है बच्चों। किसी प्रक्रिया या क्रिया का अवरोधक या बाधा उत्पन्न करना, ब्रेकर्स करना, वो कहलाएगा उसका विरोध, ठीक है। और संतुलन की बात करें तो किसी भी दो विषय या किसी विचार, विषय या बिंदु को समान स्तर पर रखकर उसकी बात करना या उसके बीच में तालमेल स्थापित करना संतुलन कहलाता है। देखते हैं सत्तात्मक समाज का अर्थ। पितृसत्तात्मक, प्रश्न से ही पता चल रहा है, पितृ यानी पिता, पिता मतलब पुरुष। ऐसा समाज बच्चों, ऐसा समाज जिसमें पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक अधिकार दिए जाते हों उसे पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। और इस समाज के अंतर्गत जो आने वाली पीढ़ी है अपने पिता के नाम से जानी जाती है। और सबसे बड़ी ये महिलाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही खतरनाक होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि इसमें हर समय महिला है जो किसी न किसी रूप में पुरुष के अधीन रहती है, कभी माँ के रूप में, कभी बेटी के रूप में, तो कभी बहन के रूप में, ठीक है बच्चों। तो पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ होता है ऐसा समाज जिसमें पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक अधिकार व आजादी या स्वतंत्रता, ठीक है बच्चों, अधिक अधिकार व आजादी प्रदान हो, ठीक है बच्चों। ऐसा समाज या ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर पुरुष को महिलाओं की अपेक्षा अधिक आजादी व अधिक जो अधिकार प्राप्त हो वह कहलाएगा पितृसत्तात्मक समाज। और मातृसत्तात्मक समाज में पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को अधिक आजादी और उसको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ किया गया था? खिलाफत समिति का गठन है जो बच्चों सर्वप्रथम 1919 में बंबई में दो भाई थे, मोहम्मद अली व शौकत अली के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी, ठीक है बच्चों, जिन्हें कई बार अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है, अली बंधु भी इनको कहा जाता है। और जो ये खिलाफत कमेटी है, खिलाफत समिति है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों द्वारा है जो ओटोमन साम्राज्य, तुर्की का जो साम्राज्य था, उनका खलीफा था, उस साम्राज्य को खत्म करके उन खलीफा को कैद कर लिया गया था। और जो खलीफा है उसको मुस्लिम जगत का या इस्लाम का, उनको सभी जो इस्लाम को मानते हैं वो उसे अपना धर्म गुरु मानते हैं। और इसी के विरोध में भारत के अंदर भी जो ये शौकत अली और मोहम्मद अली थे, इन दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक अगुवाई करी और एक नई समिति का गठन करके उनका विरोध किया। और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए गांधी जी ने
अपने स्वतंत्रता के आंदोलन में से जोड़ दिया और असहयोग व खिलाफत आंदोलन को साथ में शुरू किया गया। ठीक है बच्चों, गांधी जी द्वारा इसको अच्छा अवसर समझा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, उन्होंने दोनों को जोड़ के इसके अंदर कार्य किया था। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन क्यों जरूरी है? पता है बच्चों आपको, वैसे भी जो वैश्विक दौर चल रहा है, जल संकट से गुजर रहे हैं, ठीक है, और जल का संकट है और बहुत ही अधिक मात्रा में है जो लोगों द्वारा जल का अपव्यय या खर्च किया जाता है। तो इसीलिए प्रश्न बनाइए, जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन क्यों जरूरी है? ठीक है बच्चों, क्योंकि जल ही, शुरुआत अपन कहाँ से करते हैं, जल ही क्या है बच्चों, जीवन है। ठीक है, जल ही जीवन है और जल के बिना सब कुछ भी नहीं है। हर चीज़, प्रकृति, खाद्य, खाना पीना, रहना, साफ सफाई, उद्योगों में और सब जगह पानी का यूज़ हो रहा है। यहाँ तक कि जल विद्युत जो अपन पैदा करते हैं, हाइड्रो पावर, वो भी इसीलिए है जो सरकार द्वारा और मनुष्य द्वारा शुरू से ही जल का संरक्षण किया जा रहा है। और वर्तमान की अगर तकनीकी बात करें तो आपको पता होगा बच्चों की, जो छत का पानी भी संग्रह किया जाता है, जो वेस्ट जो पानी निकलता है उसको भी ट्रीटमेंट के द्वारा साफ करके वापस उसको उद्योगों में काम में लिया जा रहा है। तो इसकी जो शुरुआत होती है बच्चों, जो जरूरी है संरक्षण, क्योंकि जल द्वारा मनुष्य की सभी क्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, जल के द्वारा ही संपन्न होती है, किसी न किसी रूप में हर प्रकार से है जो उसके अंदर ऐड होती है। जैसे खाना बनाने में, ठीक है बच्चों, सिंचाई में जल का उपयोग है, कल कारखानों में, ठीक है बच्चों, सिंचाई में, जल कारखानों में, और यहाँ तक कि विद्युत उत्पादन भी काफ़ी मात्रा में जल द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए से जल का है जो संरक्षण जरूरी है। और संरक्षण से तात्पर्य है, यहाँ पर संरक्षण से तात्पर्य है जल के अपव्यय को कम करना, जल का संरक्षण करना, जल के अपव्यय को कम करना, जल की बर्बादी को रोकना। ठीक है बच्चों, जल की बर्बादी को कम करना या रोकना, ये इसका संरक्षण है। इसके तहत है जो जल को बचाएंगे तभी आने वाली पीढ़ी के लिए जल बच पाएगा। ठीक है, और प्रबंधन में बच्चों क्या आएगा, मैनेजमेंट जिसे बोला जाता है। जो भी वर्षा जल है, ठीक है, वह जो छत का जल है, ठीक है, और जो घर से नालियों का जल निकलता है उनको भूमिगत जल के साथ मिलाना। ठीक है, जिससे भूमि का जो जल स्तर है वो भी ऊपर रहे। और जल संसाधनों के बारे में प्राचीन समय से भी अपने नाडी, जोहड़ आदि गांवों में बनाए जाते हैं, एनीकट जिसे बनाए जाते हैं, वहां से रोक के जल, और जल है जो जल स्तर को, जल को रोका जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव भी कम होता है और जल स्तर भी बढ़ता जाता है, और वाटर जो कुएं हैं जो वो रिचार्ज होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं इसी का। स्वास्थ्य की, विकास में स्वास्थ्य की प्रमुख भूमिका। ठीक है, विकास तभी हो पाता है जब अगर स्वस्थ रहेगा व्यक्ति, तो अगर स्वस्थ और अच्छा रहेगा, हष्टपुष्ट रहेगा, तो वह समय पे काम करने जाएगा और अच्छी उत्पादकता होगी उसकी। अगर वह बार बार बीमार पड़ेगा तो उसे रोजगार भी नहीं मिलेगा, और जहाँ पर वह काम करता है वहाँ से भी उसको निकाल दिया जाएगा। इसीलिए जरूरी होता है कि स्वास्थ्य, और वैसे कहा भी गया, पहला सुख निरोगी काया। अगर आदमी स्वस्थ रहेगा, हष्टपुष्ट रहेगा तो अच्छा कार्य करेगा। तो विकास के अंदर है जो बच्चों, स्वास्थ्य की भी एक प्रमुख भूमिका होती है। पूंजी श्रम के अलावा स्वास्थ्य भी जरूरी है। अगर आपके पास मजदूर है और वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो जिससे आपकी उत्पादकता भी कम होगी और विकास में भी आपको है जो दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर इसकी बात करें अपन, तो क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति की उत्पादकता वह जो कुशलता होती है, कुशलता अधिक होती है।
ठीक है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो समय पे काम पे जाएगा और अधिक मात्रा में वो काम कर पाएगा। इसी के साथ है जो स्वस्थ व्यक्ति के जो सीखने की क्षमता होती है, सीखने की क्षमता अधिक होती है, अच्छे तरीके से काम को सीखेगा और अच्छी गुणवत्ता के साथ वो कार्य कर पाएगा। इसीलिए स्वास्थ्य है जो विकास में एक महत्वपूर्ण अंग है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें, इसकी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की बात करें अपन, तो ये शुरू हुआ था बच्चों 1905 में, जो कलकत्ता का एक स्थान है टाउन हॉल से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका कारण क्या था बच्चों? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। जब लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था। इसी के कारण जो भारतीय थे और जो भारतीय नेता थे जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे वो नाराज हो गए काफ़ी, और इसी वजह से नाराज होने के कारण उन्होंने अंग्रेजों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए बच्चों, ठीक है, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। ठीक है बच्चों, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। स्वदेशी आंदोलन सबसे ही पता चल रहा है स्वदेशी, स्वयं के देश में निर्मित। इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, जितने भी अंग्रेजों द्वारा या अंग्रेजी सरकार द्वारा विदेशी वस्तुएं भारत में बेची गई थी उनका विरोध करना शुरू किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया, अंग्रेजी वस्त्रों का विरोध किया, अंग्रेजी जो बाहर से चीजें आती थी विदेशों से उनका विरोध किया, उनकी होली जलाई गई और उसके स्थान पर भारत में जो गाँवों में या भारत में निर्मित जो वस्तुएं उनका उपयोग करने लगे, हिंदी भाषा में बातचीत करने लगे, हिंदी में पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। ठीक है, इस प्रकार से अधिक है जो रेवेन्यू राजस्व के माध्यम से अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया और जगह जगह उन्होंने धरने प्रदर्शन किए। इस प्रकार से अंग्रेजों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया। इसके अंदर जो प्रमुख क्रियाकलाप थे वो थे अंग्रेजी या फिर जो विदेशी, इसका अगर बात करें तो अंग्रेजी या विदेशी वस्तुओं व किताबों, विदेशी भाषा आदि का विरोध किया गया। ठीक है, उनका उपयोग नहीं लिया गया। जगह जगह क्या किया गया बच्चों, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, मतलब उनको ढेर लगा के उनकी होली जलाई गई, उनको आग लगा दी गई। विदेशी जो शराब की दुकानें थी उनका भी विरोध किया गया था। इसकी वजह से है जो अंग्रेजी सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा। ठीक है बच्चों, विदेशी स्कूल की जो विदेशी भाषा थी उनकी भी विरोध किया गया था काफ़ी मात्रा में। और इसी वजह से जो देश के जो किसान थे और जो हाथकर का उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, उनको भी फलने फूलने का मौका मिला। और जो सूती वस्त्र था, स्वदेशी आंदोलन में सबसे बड़ी चीज थी सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्रों को पुनः पहनना शुरू किया गया। ठीक है, सूती या खादी के वस्त्र पहने गए जिससे किसानों को भी अधिक लाभ पहुंचा। ठीक है बच्चों, ये जो अभी तक इतने प्रश्न बताए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और आशा करते हैं आपके अगले एग्जाम में आएंगे। और मिलते हैं हम आपसे वापस कल और नए और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ। धन्यवाद।